वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट अकेडमी। डियर, हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे थे, है ना। हम उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 सॉल्व कर चुके हैं। मतलब आप प्रीवियस वीडियो में जा करके आप ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत होगी। समझ में आई बात है सर? उसमें मैंने बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश की है, जो अमूमन 10th क्लास का बच्चा उस चीज को नहीं समझता। मतलब उसकी अगर किसी बच्चे की बेसिक खराब हो तो उस वो लैक करता है समझने में। मैंने एकदम बेसिक से वो चीजें सॉल्व की है, तो आई होप कि आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है सर जी, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है सर? क्वेश्चन नंबर 7 कि सर बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन हो, है ना। तो आपसे बोल रहा है कि आप इवेलुएट कीजिए किसकी वैल्यू को, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर दूसरा बोल रहा है कि सर कॉट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज निकाल, ये इंफॉर्मेशन गिवन है और ये आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज पूछ रहा है। सवाल आपका ये है, देखिए मैंने आपको बताया था कि सर जी जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कुछ इस तरीके से जब गिवन रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे रफली ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अब इसमें ए बी सी नहीं गिवन है तो आप यहाँ पर नेमिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं और इस एंगल को थीटा ले लीजिए। जो ही आपने थीटा ले लिया तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू लिख देनी है और यहां से आपको ये सोचना है कि कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। तो इस थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कंसीडर की जाती है। ये जो जस्ट यहाँ पर एडजेसेंट साइड रहती है, ये नियर वाली, इसको हम लोग बेस कहते हैं और लॉन्गेस्ट साइड विल ऑलवेज बी द हाइपोटेनियस। समझ में आ रही बातें? तो अब सर कॉट थीटा के लिए बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? तो BC अपॉन AB। समझ में आई बातें? अब देखो डियर, ये BC बाई AB का रेशियो 7/8, हम एग्जैक्ट लेंथ नहीं जानते, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि BC इज इक्वल टू, लेट मान लेते हैं कि BC इज इक्वल टू 7K हो जाएगा और AB इज इक्वल टू 8K हो जाएगा। जो ही आपने BC और AB की लेंथ को डिसाइड किया इन टर्म्स ऑफ K, अब आपको क्या करना है कि जो रिमेनिंग साइड है इस राइट एंगल ट्रायंगल की, उसको इसके टर्म्स में निकाल देना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको क्या करना है, नाउ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर जी कि लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो AB स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर जो साइड्स होती हैं उनको स्क्वायर करके सम करना होता है, यानी ये होता है। हमें निकालना क्या है, AC ही निकालना है। तो यहां से हम जब AC निकालेंगे तो ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने आपको ये बात समझा रखा है बेसिक्स में कई बार, फिर से बता रहा हूं कि जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर प्लस और माइनस के साथ स्क्वायर रूट लेके आते हैं, लेकिन चूंकि साइड लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती इसीलिए हम इस माइनस साइन को डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। समझ में आ गई बातें? चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज जब पुट करेंगे तो AB की वैल्यू कितनी है? 8K, 8K का स्क्वायर, और ये कितना है सर जी? 7K का स्क्वायर। ये दोनों को स्क्वायर करेंगे, ये 64K स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 49K स्क्वायर। देखो यहाँ से ध्यान से समझना, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 100 और 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 30। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 113K स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 113K। अब जो ही आपने तीनों साइड्स डिसाइड कर ली तो हम जो पहले काम करते थे कि एंगल्स के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस लिख लेते हैं जानबूझ के यहाँ पे ताकि हमें आसानी हो।
तो फॉर एंगल ए, फॉर एंगल थीटा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना है, ए बी, ये है हमारा 8K, और बेस इज इक्वल टू कितना है, BC, ये हमारा है 7K, और हाइपोटेनियस जो है वो है हमारा AC, और वो है हमारा √113K। समझ में आ रही बात है, हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस निकाल लिया। अब आपको क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए इसकी वैल्यू को निकालने के लिए। तो आपको क्या करना है कि इस वाली वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल करके फिर इसमें पुट करना है। तो हम यहाँ से पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं कि सर जी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये आपने फॉर्मूले में ऐसे ही याद किया है, इसीलिए मैंने आपको जानबूझ करके एंगल्स के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस निकलवाता हूं, ताकि आपको ये साइन थीटा के लिए, मतलब जिस एंगल के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना हो उसमें गलती ना हो, है ना। तो हम यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये डेटा का इस्तेमाल करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है सर जी, 8K है, और हाइपोटेनियस कितना है, 113K बाहर है ना, ये कट जाएगा, तो ये 8/113। कॉस थीटा कितना है सर जी, कॉस थीटा की वैल्यू है 7K, सॉरी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, ये 7K डिवाइडेड बाई 113K, तो ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 7/113K, 113। और कॉट थीटा जो है हमारा, वो हमारा कितना है सर जी, वो तो गिवन है ऑलरेडी, 7/8। अब आपको क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन में वो वैल्यूज को पुट करनी है ना, जो आपने यहाँ पर निकाला है। आप क्या करना कि ये सॉल्यूशन जो करते हुए आ रहे हो इसके नीचे इस चीज को सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, जगह वहां कम है। तो सर जी यहाँ पर देखो, ये a+b और a-b के फॉर्म में है ना, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1² माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लिख सकते हैं ये a+b और a-b के फॉर्म में। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, तो ये 1 माइनस 8/113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7/113 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 64/113, और ये 1 माइनस 49/113। एलसीएम लेके जब आगे बढ़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 113 माइनस 64, ये यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, है ना, इसके नीचे 1 है, तो ये 113, और ये कितना हो जाएगा, 113 माइनस 49/113, देखो 113 कट जाएगा, और ये जो आएगा आपका 49, 113 माइनस 64 करोगे तो 49 आएगा, और 113 माइनस 49 करोगे बेटा तो ये 64 आएगा। 113 माइनस 64 करोगे तो 49, और 113 माइनस 49 करोगे तो 64, और यही आपका क्या है, आंसर है। उसके बाद फिर कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ से इसकी निकाल सकते हैं कि सर 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 49/64 हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। आई होप कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके ये सॉल्यूशन पेश किया है, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। ठीक है सर जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या है सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सर बोल ये रहा है कि इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर ये है, आप हमें ये बताइए कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A ये cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर है या नहीं। तो आपको क्या करना है सर जी, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, ये है, और आपको ये चेक करना है कि ये बराबर ये है कि नहीं। खैर, मैंने आपको ये बताया था सॉल्यूशन, यहां से हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि सर जी जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो सबसे पहला काम जो होगा, इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सेपरेट करेंगे, यानी कि जो नंबर है इस 4 के नीचे लेके आ जाएंगे। जो ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर दिए, तो अगला स्टेप जो हमारा होगा
वो एक रफ डायग्राम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पर हम ए दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा आसानी होगी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस को समझने में, क्योंकि बचपन से आप इस तरीके से पढ़ते आ रहे हो ना कि ये परपेंडिकुलर ये वाली हाइट होती है और ये वाला बेस होता है, तो इसीलिए हमने जानबूझ करके एंगल ए को यहाँ दिखाया है। बी और सी में से किसी को आप यहाँ ले सकते हो और रिमेनिंग यहाँ ले लो। ठीक है, समझ में आ गई बातें? ठीक है, अब कॉट ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन और हाइपोटेनियस कौन? Hypotenuse will always be the longest side. There will be no confusion in it. Or perpendicular is always chosen with respect to angle theta. So this is the angle A. So perpendicular will be this one. क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर चूज किया जाता है। खैर, तो इस A के लिए बेस जो है वो AB हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो है वो BC हो जाएगा। AB बाई BC का रेशियो 4/3 है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि लेट AB इज इक्वल टू 4K और BC इज इक्वल टू 3K। ठीक है सर जी। अब जो ही आपने AB और BC को K के टर्म्स में लिख डाला, तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप ट्राइंगल की थर्ड साइड निकाल लें। तो हम क्या करेंगे कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। वंस अगेन क्या करेंगे सर जी, AC की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख देंगे। वैल्यूज पुट कर दो। AB की वैल्यू कितनी होगी सर जी? 4K का स्क्वायर और BC कितना हो जाएगा? 3K का स्क्वायर। ठीक है, AB 4K और BC 3K। ये आपका कितना हो जाएगा? 16K स्क्वायर और ये आपका कितना हो जाएगा? 9K स्क्वायर। ये आपका 25K स्क्वायर, ये आपका 5K हो जाएगा। जो ही आपका ये तीनों साइड डिसाइड हो गया, तो फिर से हम क्या करेंगे कि हम अपना काम कर लेंगे। क्या काम करेंगे सर? फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू BC, और ये जो है BC 3K के बराबर है और बेस जो है वो AB के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 4K, एंड हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू 5K। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू AC विच इज इक्वल टू 5K। आपने एंगल्स के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस डिटरमाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है? इसी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे, क्योंकि आपको एक्सप्रेशंस में tan, cos और sin निकालना है। तो साइन ए की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पर कि साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा सर? साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। यहाँ से वैल्यू सीधे जल्दी जल्दी पुट कर लेंगे। 3K डिवाइडेड बाई 5, कट किया 3/5, cos A बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है? 4K और हाइपोटेनियस कितना है? 5K। ये कितना हो जाएगा? 4/5। उसके बाद फिर क्या होगा? tan A की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस कितना होगा सर जी? परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है? 3K डिवाइडेड बाई 4K, यानी कि कितना हो जाएगा? 3/4। अब क्या करना है सर? यहां तक काम करने के बाद अब इसको एक LHS ले लेना है और एक RHS लेकर के इसको, इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो हम यहां से लेंगे LHS इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। 1 माइनस tan की जगह पे हम क्या डालेंगे सर? 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अब फिर क्या करेंगे सर जी? एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 है तो डायरेक्ट 16 मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 माइनस 9/16 और ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9/16। ये देखो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 16 माइनस 9, 7 और डिवाइडेड बाई
25, फिर 7/25 आपका क्या होगा, LHS की वैल्यू आ रही है। ठीक है सर जी। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस चीज को। RHS की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाल रखा है, ये 4/5 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3/5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 16/25 माइनस 9/25। ये कितना हो जाएगा, 7/25। लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, देयरफॉर द above इक्वेशन इज, द above इक्वेशन या आइडेंटिटी इज ट्रू। ठीक है सर जी। और यहाँ तक लिखने के बाद फिर हम इसको आंसर लिखेंगे। समझ में आ रही बातें। तो ये काम आपको इस क्वेश्चन में करना होगा। देखो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, फिर से जल्दी जल्दी देख लो क्या क्या है। मैंने आपको बोला कि ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपसे ये बोल रहा है कि चेक करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं। मेरे दिमाग में सबसे पहला काम जो होना चाहिए, जो चीज आनी चाहिए कि सर जी 3 cot A इक्वल टू 4 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एक नंबर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो हम यहाँ से इसको पहले सेपरेट करेंगे, यानी cot A को सेपरेट करेंगे, 3 को नीचे लेके आ जाएंगे। जो ही ये काम कर लेंगे फिर उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल्स के हिसाब से हम यहाँ साइड लेंथ का रेशियो लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, साइड लेंथ को के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, पाइथागोरस लगा करके हम हाइपोटेनियस लगा रिमेनिंग साइड निकाल देंगे। पाइथागोरस लगा करके कोई भी रिमेनिंग साइड हो सकती है, यहाँ पर रिमेनिंग साइड AC है तो हमने AC निकाल दिया। अब एंगल A के लिए हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस निकाल दिए। अब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस निकालने के बाद हम अपने एक्सप्रेशंस पे, अपनी डिमांड के हिसाब से हमने देखा कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमने साइन, कॉस और टेन को देखा, तो हमने यहाँ पर साइन ए, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकाल दी। अब उसके बाद हमने क्या किया कि ये चेक करना है, तो हमने क्या किया कि इसको LHS मान लिया और इसको RHS मान लिया। LHS का एक्सप्रेशन लिखा और उसमें वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें 7/25 मिला। फिर हमने क्या किया कि RHS के एक्सप्रेशन को लिया और उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज पुट की, और उसके बाद साइन कॉस ए और साइन ए की वैल्यू पुट करने के बाद हमने ये वैल्यू निकाली। और हमने ये ऑब्जर्व किया, ये हमने पाया कि सर दोनों वैल्यूज आपस में सेम हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि LHS और RHS आपस में बराबर है। और ये बराबर होने का मतलब ही है ये हमारा जो आइडेंटिटी है वो, या इक्वेशन है वो जो है वो ट्रू है। समझ में आ गई बातें। ठीक है, चलिए आई होप कि मैंने आपको एक अच्छी सोल्यूशन दी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या कहता है सर क्वेश्चन नंबर 9। बोल ये रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री। ABC एक ट्रायंगल है, ऐसे कर लो, ABC इज अ ट्रायंगल, है ना, और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। और साथ में एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। क्या बोला मैंने कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल एट बी है, और हमारे पास ट्रायंगल जो है वो ABC है, और tan A की वैल्यू जो है वो 1/√3 है। तो अब आपसे पूछ ये रहा है कि सर जी अब हमें आप ये बता दीजिए कि साइन A cos C माइनस cos A sin C की वैल्यू बताइए। साइन A cos C, cos A sin C, और दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C, ये निकालना है आपको। ठीक है सर जी। सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मेन इंफॉर्मेशन यहां से उतारा, tan A इज इक्वल टू 1/√3। जो ही मैंने आपको बताया था, जो ही आपने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज इक्वल टू एक सर्टेन वैल्यूज गिवन है 1/√3, जो भी हो, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ए आप यहाँ रख लो, बी आपका ये फिक्स्ड है, और सी आप यहाँ रख लो। तो एंगल ए के सामने क्या है सर जी, परपेंडिकुलर। ये क्या है सर जी, बेस, और ये क्या है सर जी,
हाइपोटेनियस। tan A इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रिकॉल करना है। क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, बीसी लेंथ है, तो बीसी साइड डिवाइडेड बाई बेस क्या है, ए बी। अब क्या करना है कि जो ही आपने ये साइड्स के रेशियो की वैल्यू 1/√3 देगी, आप साइड लेंथ एज्यूम कर लीजिए। लेट BC इज इक्वल टू 1 इंटू के, या सिंपली के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और AB इज इक्वल टू √3 इंटू के। आपने BC और AB को के टर्म्स में यहाँ डिसाइड कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया यहाँ पर, या लिख लिया। तो अब आपको क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम से आपको सर जी थर्ड साइड निकाल लेनी है। तो आप क्या करोगे, AC इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, अब थ्योरम नहीं लिख रहा हूँ, AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है सर जी, √3 के, इसका स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 4k स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा। ठीक है सर जी, ए बी आ गया, बीसी ए बी हमको पता है, बीसी हमने यहाँ से ऑलरेडी इस रेशियो से डिसाइड कर लिया था, एसी हमने निकाल लिया। अब फिर से क्या करेंगे, एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बीसी, और बीसी की वैल्यू सिंपली के है। ए बी इज इक्वल टू, बेस इज इक्वल टू कितना है सर जी, बेस 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 इज इक्वल टू ए बी, और ये कितने के बराबर है, √3 के बराबर, और हाइपोटेनियस जो है वो कितने के बराबर है, AC के बराबर, और ये कितने के बराबर है, 2k के बराबर। जो ही आपने एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस लिख लिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ से साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। अच्छा, इसमें सी को भी इन्वॉल्व करना है, तो आप जो है सी के लिए भी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस लिख लो। फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये है ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है, √3 की, और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC, ये कितना हो जाएगा, के। हाइपोटेनियस विल ऑलवेज बी द सेम, इसमें कोई भी गलती नहीं होती। जो ही ए और सी के लिए हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस डिसाइड कर लिया, तो अब आपको क्या करना है कि साइन ए कॉस सी, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस सी की निकालनी है, कॉस ए की निकालनी है, साइन सी की निकालनी है, और फिर इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो हम यहाँ से इनको निकालने के बाद वो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सर जी पहले हम साइन ए लिख लेते हैं कि साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ऑलरेडी मेरे पास ये डेटा है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि परपेंडिकुलर हमने कितना लिख रखा है, के बराबर, और हाइपोटेनियस कितना लिख रखा है मैंने, 2k के बराबर, तो ये कट जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, साइन ए निकल गया, कॉस ए निकाल लो, कॉस ए कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है, √3 के, और हाइपोटेनियस कितना है, 2k, ये कट जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा। सिमिलरली हम साइन सी और कॉस सी निकालेंगे, तो सी के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, साइन थीटा होता है हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, तो ये हमारा √3 के और हाइपोटेनियस 2k, ये कितना हो जाएगा, √3/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, बेस बाय हाइपोटेनियस, और सी के लिए बेस कौन सा है, के है, और हाइपोटेनियस कितना है, 2k है, तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1/2। जब ये काम आप कर लेंगे, फिर आपको क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज को पुट करनी, फिर जाकर के आपको आंसर आएगा। यहाँ पे पुट कर लेते हैं, देखो मेरे पास यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो मैं इसको ऊपर में ही निकाल रहा हूँ, आप जो है एग्जाम में इसके नीचे पुट करना, इसको लिख करके। तो हम यहाँ से क्या करेंगे,
साइन ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन ए की जगह वैल्यू कितनी है 1/2 और कॉस सी ये भी कितना है 1/2 माइनस कॉस ए √3/2 और साइन सी ये भी कितना है √3/2। ये कितने के बराबर हो जाएगा 1/4 √3 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होंगे तो 3 हो जाएगा। ये दोनों आपस में ऊपर ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे नीचे ये दोनों आपस में ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 3 इंटू 3 √3 होगा तो 3 हो जाएगा। तो ये ऊपर में 3 ये ऊपर में 3 और नीचे में 4 आएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट डिनोमिनेटर को ऐसे लिख देते हैं और ऊपर वाले नंबर हम एज इट इज इस तरीके से उतार देंगे। तो कितना हो जाएगा -2/4 और ये आएगा -1/2। आपको पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू पता चल गई। ठीक है सर जी। आप लेकिन इसके नीचे सॉल्व करके इसको लिखना है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो अलग सी बात है। फिर ये निकालनी है, क्या करना है सर, कॉस ए, कॉस ए कितना √3/2, फिर उसके बाद कॉस सी कितना 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए कितना 1/2 और साइन सी कितना √3/2। गौर से देखो दोनों ही वैल्यूज आपस में क्या है √3/4 ये कितना हो जाएगा, देखो √3 इंटू 1 पहले मल्टीप्लाई कर लो यार, क्या पता कंफ्यूजन हो बहुत सारे लोगों को। तो √3/4 हो जाएगा, √3 इंटू 1 √3 और नीचे 2 इंटू 2 4 हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई होकर के ये √3 हो गया नीचे 4 हो गया। दोनों अब सेम वैल्यू है, ये दोनों कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का ये सोल्यूशन है। तो इसको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, ये 3 नंबर से कम में नहीं आएगा। ठीक है सर जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सर, चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि सर जी आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो राइट एंगल है क्यू पे, यानी कि एंगल क्यू की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपसे ये कह रहा है कि सर जी साइन पी कॉस पी एंड tan पी की वैल्यू बताइए क्या होगी। अगर हमको यहाँ पर दो साइड्स डायरेक्टली गिवन रहती तो हम थर्ड साइड पाइथागोरस लगा कर बहुत आसानी से निकाल देते, और जो ही राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता चल जाए तो फिर हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना बहुत आसान हो जाता है, फिर कुछ बचा ही नहीं रहता उसमें। तो सर इसमें हम सबसे पहले क्या करें, चलो पहले यहाँ से स्टार्ट करो, सोल्यूशन लिखो। इसमें सबसे पहले करना क्या होता है कि जब भी इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी तो एक रफ डायग्राम राइट एंगल ट्राइंगल का बना लो ताकि तुम्हें चीजें दिखे। Q = 90, P यहाँ बना लो, R यहाँ ले लो। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ये काम करने के बाद हम अपने ओरिजिनल इस पे आते हैं, इंफॉर्मेशन जो गिवन है उस पे आते हैं। पी आर प्लस क्यू आर की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर। मैंने आपको एक एक्सरसाइज 8.1 की जो सोल्यूशन दी थी, जो एक्सरसाइज 8.1 की जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो सोल्यूशन दिया हूँ उसमें ये बात समझा रखी थी शुरुआत में कि जब भी दो साइड्स का सम गिवन रहता है तो हम क्या करते हैं कि एक साइड को x मान लेते हैं और दूसरी साइड को x के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो ही दोनों साइड्स को हमने x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर हम तीनों साइड्स के बीच में पाइथागोरस लगा देते हैं और फिर पाइथागोरस को सॉल्व करके साइड्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब एक x निकल जाता है तो दूसरी साइड्स अपने आप निकल जाती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे सर, सबसे पहले लेट पी आर = x सेंटीमीटर, तो क्यू आर कितने के बराबर हो जाएगा 25 माइनस पी आर, 25 माइनस x सेंटीमीटर। पी आर x सेंटीमीटर, क्यू आर = 25 माइनस x, पी क्यू = 5 सेंटीमीटर। जो ही आपने पी आर और क्यू आर को x के टर्म में लिख लिया तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों के बीच में पाइथागोरस लगा देना है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या करते हैं सर, पाइथागोरस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस देखा यानी कि पी आर का स्क्वायर
कितने के बराबर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, नहीं पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ऐसा। अब हम यहीं पे रहते हैं फिलहाल, तो पी आर की वैल्यू पुट करो एक्स स्क्वायर, और पी क्यू की जगह पे हम क्या करेंगे 5 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये एज इट इज उतार दो, 5 का स्क्वायर 25, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 25 और 25 का स्क्वायर, देखो 25 है और 25 का स्क्वायर 625 होगा, और ये माइनस 50x हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 650, और 50 को इधर लेके आ जाओ, ये कितना हो जाएगा 50x। यहाँ से 0 से ये 0 कटा, और x इज इक्वल टू 65/5, ये कट करके कितना आएगा 13, यानी कि हमको जो है x की वैल्यू 13 मिली, यानी कि पी आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितने के बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ये कितने के बराबर है 25 माइनस 12, सॉरी 25 माइनस 13, ये कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी क्यू हमें कितना है पता है सर 5 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल पी के लिए साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है, तो हम क्या करेंगे सर, फॉर एंगल पी परपेंडिकुलर कितने के बराबर है, पी के सामने कौन सी वैल्यू है क्यू आर है, और क्यू आर कितने के बराबर है 12 सेंटीमीटर, और बेस कितने के बराबर है पी क्यू के बराबर, और ये कितने के बराबर है 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस कितने के बराबर है पी आर के बराबर, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 13 सेंटीमीटर। जैसे ही एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस डिसाइड हो गया, तो फिर अब कुछ बचा ही नहीं सर जी, साइन पी इज इक्वल टू कितना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, पी के लिए परपेंडिकुलर कितना है 12, और हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, देखो ये कट जाएगा, ये 12/13 आएगा, यूनिट्स कट जाती हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती। तो कॉस पी कितना होगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे कॉस पी कितना होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, और बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, tan पी कितना होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12, और बेस कितना है हमारा 5। एंगल पी के लिए हमने सारे इंफॉर्मेशन लिख रखे हैं, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू बहुत स्मूथली हम यहाँ निकाल सकते हैं। असल काम आपको सिर्फ ये समझना था कि ये इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी तो हम अप्रोच कैसे लें, समझ में आ गई बातें। तो जहन में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी दो साइड्स का सम गिवन रहेगा, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि सर एक रफ डायग्राम बना लेना है, और गिवन इंफॉर्मेशन में से दो साइड में से एक साइड को x मान लेंगे, दूसरी साइड को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो थर्ड साइड है उसको हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे, और इन तीनों साइड्स के बीच में हम पाइथागोरस लगा करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू जो ही निकल गई, हम तीनों साइड्स की वैल्यू को यहाँ पर फिर से वैल्यू पुट करके लिख लेंगे। तीनों साइड्स जब हमने निकाल लिया, तो फिर हम एंगल के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको साइन पी निकालना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है, अगर ये पी ना बोल करके आर बोल दिया होता, तो फिर आपको एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस लिखना होता, और फिर उसके बाद यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते। समझ में आ गई बातें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा रफ पे कम से कम 3 टाइम्स, ठीक है सर जी। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, स्टेटमेंट्स गिवन है, 11 के सब पार्ट है, मतलब 5 पार्ट है, 5 क्वेश्चंस गिवन है 11 के अंदर 5 क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 ये एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्या कॉन्सेप्ट है, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको पता होगा तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। जैसे इसमें बोला है पहला क्वेश्चन में
कि tan A की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो सर जी अगर आपको tan थीटा की अगर रेंज पता हो तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही आसान है। तो tan थीटा का जो रेंज होता है वो ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी से लेस देन इंफिनिटी होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ ऑल रियल नंबर्स tan थीटा, यहां से नंबर लाइन पे कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 2 -1 -2 एंड सो ऑन। आप कोई भी वैल्यूज इस नंबर लाइन से उठा करके ले सकते हो जो tan की पॉसिबल होगी। जो tan थीटा का होता है वही cot थीटा का भी होता है। cot थीटा भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में रहता है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कई बार इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा रहेगा कि वैल्यू ऑफ ऑल रियल नंबर, दैट्स इनफ। समझ में आ गई बात। दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा का जो रेंज होता है वो सर जी वो ग्रेटर इक्वल टू -1 से लेस देन इक्वल टू 1, और कॉस थीटा की भी जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच होती है। इसको हम नंबर लाइन पे कुछ ऐसे दिखाते हैं कि सर -1 0 1 +2 -2, यहाँ पर 1 से लेकर के -1 से लेकर के 1, यानी कि ये वैल्यू लेनी है और इस साइड वैल्यू आपको चूज नहीं करनी। ब्रैकेट फॉर्म में हम इसको ऐसे दिखाते हैं -1 से 1, बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड में क्या है सर, सेक और कॉसेक है, दोनों का सेम है। सेक थीटा का जो रेंज होता है वो लेस देन इक्वल टू -1 और सेक सेक थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 1। यानी कि इसको अगर हम नंबर लाइन पे अगर दिखाना चाहें तो ये -1 0 और 1 को इंक्लूड करते हुए आप राइट साइड चले जाइए और -1 को इंक्लूड करते हुए लेफ्ट साइड चले आइए। तो ये सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, ये वाली वैल्यूज -1 और 1 के बीच की पॉसिबल नहीं है। ये सेक थीटा के लिए भी सेम है और कॉसेक के लिए भी क्या है, सेम। कॉसेक थीटा के लिए भी सेम रिप्रेजेंटेशन है, ये भी और ये भी। मतलब कॉसेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1 और कॉसेक थीटा ग्रेटर इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर रेंज बताओ तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। जैसे मान लो कि आपने कोई चीज सॉल्व की और साइन थीटा की वैल्यू 1.5 आ रही है या 1 से बड़ी आ रही है, तो आपको वहां पर अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी -1 और 1 के -1 से छोटी और 1 से बड़ी कभी हो ही नहीं सकती। तो ये आपके जहन में रहेगा, तो आपसे कभी भी रेंज बेस्ड क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, इसको समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सर जी कि tan A की जो वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 1 है। ऑलवेज लगा दिया। देखो अगर सिर्फ ये कहता कि tan A की वैल्यू लेस देन 1 पॉसिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ऑल रियल नंबर से रियल नंबर की नंबर लाइन की कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, है ना। नंबर लाइन की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, लेकिन ऑलवेज कह दिया कि मतलब 1 से छोटी ही होगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें, नहीं समझी, ठीक है, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सेक ए इज इक्वल टू 12/5। सेक ए की वैल्यू कितनी है, 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए। मतलब ए की कुछ ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसके लिए सेक ए की वैल्यू 12/5 है। अब यहां से गौर करके देखो, 12/5 जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू है, तो 1 से बड़ी वैल्यू तो पॉसिबल है सेक के लिए, तो यस ट्रू है। समझ में आई बात है। लेकिन अगर ये कह देता कि सेक ए की वैल्यू 12/5 से हमेशा बड़ी होती है तो गलत हो जाता। तो आपको स्टेटमेंट के हिसाब से देख लेना है कि वो कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सर जी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। इस रेशियो को गौर करके देखो, ये ग्रेटर देन 1 है, विच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गई बात।
तो रेंज बेस्ड क्वेश्चन जो है कुछ भी पूछे, कॉसेक थीटा पूछे, सेक थीटा पूछे, अगर आपको ये चीज आती है तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। 3 देखते हैं क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 11 का 3। वो ये कह रहा है कि सर जी cos A is the abbreviation used for cosecant of एंगल A। लेकिन हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि cos A जो है वो कोसाइन ऑफ एंगल A का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब कोसाइन ऑफ एंगल A को इन शॉर्ट हम cos A लिखते हैं। तो सर जी आपका ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी के ऊपर मिलता जुलता ये कह रहा है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। नहीं सर, cot A जो है वो एब्रीवेशन है किसका, कोटेंजेंट का, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। तो सर ये cot A जो है ये दोनों मिला करके एक एक ही चीज समझी जाती है, एक यूनिट समझी जाती है। अकेले कॉट का अपना कोई इंडिपेंडेंट मीन नहीं है, तो ये कॉट ए जो है वो एक ही है। समझ में आ रही बात है, इसको अलग और इसको अलग नहीं समझना है। ये कॉट ए जो है वो कोटेंजेंट ऑफ ए का एब्रीवेशन है। समझ में आ गई बात है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का एब्रीवेशन। तो ये जो है एक ही है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है सर जी, मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 की बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशन दी है और आई होप कि पूरी वीडियो लेक्चर थ्योरी और न्यूमेरिकल थ्योरी और प्रॉब्लम्स आपने देख लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी कोई क्लासेस लेने की जरूरत होगी।